हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज का जो टॉपिक है जो सप्लाई जीएसटी का टॉपिक है ये। तो आज हम वो पढ़ेंगे, सप्लाई। तो अगर हमें सप्लाई को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई जीएसटी जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये कब लगता है? ये लगता है जब एक इवेंट होता है जिसका नाम है सप्लाई। सप्लाई को पढ़ने का हमें यही मतलब है कि जो जीएसटी है वो तभी लगता है जब किसी गुड्स या किसी सर्विस या दोनों की सप्लाई होगी। तो अगर हम सप्लाई को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रिलेवेंट प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, जो कि सबसे पहला है सेक्शन 7, स्कोप ऑफ सप्लाई। दूसरा सेक्शन सेक्शन 8 जो है टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबल ऑन composite supply and mixed supply। ये दो सेक्शंस हम अगर पढ़ लेंगे तो हम सप्लाई का कुछ हिस्सा कवर कर लेंगे। इसके साथ में हमें कुछ शेड्यूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। जो शेड्यूल 1 है वो बताएगा सप्लाई तब भी मान ली जाएगी जब कोई चीज विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई की गई हो। शेड्यूल 2 क्या बताता है? शेड्यूल 2 बताएगा कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस क्या माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 जो है वो क्या है? नेगेटिव लिस्ट बताएगा। कुछ 8 एंट्रीज होंगी जो कि जीएसटी में कवर नहीं होगी। तो इसी के साथ अब हम अपने जो इसका टॉपिक है जो कि है सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, वो पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई के कुछ इस तरह से सब सेक्शंस हैं। सबसे पहले है सेक्शन 7 क्लॉज 1 या सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या सप्लाई में आएगा, सप्लाई किस किस चीजों को कवर करता है। इस चीज का हमें आंसर सेक्शन 7 क्लॉज 1 बता देगा। उसके बाद सेक्शन 7 क्लॉज 1A या सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A आता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किसकी सप्लाई बनेगा, किसकी सप्लाई बनेगा, गुड्स की, सर्विसेज की या किसकी। तो ये जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि किसकी सप्लाई बनेगा वो हमारे शेड्यूल 2 में बताया गया है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे शेड्यूल 2 जिसके अंदर टोटल 18 एंट्रीज हैं, 18 चीजें कवर करी गई हैं 7 पैरास के अंदर। उसके बाद सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 या क्लॉज 2 बोल सकते हैं, उसके अंदर आएगा क्या सप्लाई में नहीं आएगा। ये हमें नेगेटिव लिस्ट देगा उन चीजों की जो सप्लाई में हम कवर नहीं करेंगे।
एंड लास्ट में आएगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 या क्लॉज 3, जिसके अंदर अभी भी टू बी नोटिफाइड है, ये अभी डिपार्टमेंट ने हमें नोटिफाई नहीं किया है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 7 क्लॉज 1 की, क्या सप्लाई में आएगा। इसके अंदर जो हम चीजें पढ़ेंगे वो सबसे पहली है जनरल डेफिनेशन, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक छोटा सा टॉपिक, एंड थर्ड थिंग विच वी स्टडी इन दिस इज शेड्यूल 1, जिसके अंदर हमें पता चलेगा उन चीजों के बारे में जो कि विदाउट कंसीडरेशन होने पर भी सप्लाई मान लिया जाएगा, जो कि विदाउट कंसीडरेशन होने पे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो जब हम सेक्शन 7(1) पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम ये कुछ चीजें जो हैं कवर कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं सेक्शन 7(1) पढ़ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन इसका मतलब है कि सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी, सप्लाई किसे कहेंगे। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये हमें क्या बताता है कि इसके अंदर जो सप्लाई है उसके अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड हैं, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो इन दोनों की हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि उसमें गुड्स भी इंक्लूड हो सर्विस भी इंक्लूड हो, तो उन सब पर जीएसटी लगेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है सच एज, जो कि हमें याद अगर हम कर लें तो बढ़िया है। तो सबसे पहला है सेल, देन ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज एंड लास्ट रेंटल। इसको याद करने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं STD बेल आर। STD सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, B बेल, B बार्टर, E एक्सचेंज, लाइसेंस L, लीज L, then R for rental. So it is STD BEL R, sale, transfer, disposal, barter, exchange, license, lease and rental। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि सप्लाई किसको माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे उसमें उनकी सेल की गई हो, चाहे उसमें उनके ट्रांसफर, चाहे डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। इसके अंदर सच एज लिखा गया है जिसका मतलब है जो ये लिस्ट है ये इंक्लूसिव है, इसका मतलब इसके अंदर और भी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ इतनी ही चीजें सप्लाई में मानी नहीं जाएंगी। अब इसके आगे एक और कंडीशन है कि ये जो चीजें हैं या तो ये मेड की गई हो, या तो ये जब चीजें हुई हो तब एक एग्रीमेंट हुआ हो मेड, और एग्रीड या तो एग्री किया गया हो इसको करने के लिए फॉर ए कंसिडरेशन। सबसे पहली कंडीशन है फॉर ए कंसिडरेशन,
कंसिडरेशन बाय ए पर्सन, किसने किया गया हो, ये किसी पर्सन ने किया गया हो, और किसमें किया गया हो, इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब या तो बिजनेस के कोर्स में किया गया हो। सबसे पहले सप्लाई हम किसे कहेंगे, सप्लाई कहेंगे हम गुड्स और सर्विसेज, या फिर इन दोनों की सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। या तो ये की गई हो या एग्रीमेंट किया गया हो कि ये आगे जाके करी जाएंगी किसी कंसिडरेशन के लिए, बाय एक पर्सन करेगा इसे और इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में करेगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहली है फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। जो इसके अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। मतलब कि कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है कि जब हम उन्हें गुड्स सेल करें या उन्हें सर्विसेज हम अपनी प्रोवाइड करें तो रिटर्न में हमें भी कुछ कंसिडरेशन मिलनी होनी चाहिए। ये हुआ फॉर अ कंसिडरेशन का मीनिंग। सेकंड हुआ इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि जब हमने जो सप्लाई की गई हो, हमने अपने बिजनेस के कोर्स, हमारा वो बिजनेस हो, हमने उसी के दायरे में रहकर सप्लाई की गई हो वो चीज। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जिसमें मैं आपको एक क्रक्स देना चाहूंगा, एक शॉर्ट समरी सा देना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भी हमने पढ़ा है उसका एक शॉर्ट में आपको मतलब समझाना चाहूंगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ कब मानी जाएगी। सबसे पहले विद कंसीडरेशन, सॉरी ये मैं आपको क्रक्स जो है ये भी बता दूं, क्रक्स ऑफ सेक्शन 7(1)(a) के हैं। मतलब सेक्शन 7(1)(a) में सप्लाई कम मानी जाएगी, हम इसके अंदर वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि सर दो आते हैं हमारे मन में जो सवाल आते हैं कि अगर हमने सप्लाई करा किसी गुड्स और सर्विसेज को विद कंसिडरेशन, या तो हम करेंगे कि हाँ भाई तू ये ले जा और हमें इसके बदले ये दे दे, या फिर हम जो उसके बदले में मनी चार्ज करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसके बदले में कोई मनी चार्ज नहीं करेंगे, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या फिर जो हमारी शॉप पे जानकार हो बंदा हम उसे जैसे फ्री में दे दें, या फिर किसी भी तरीके से विदाउट कंसिडरेशन हम उसे दे दें। अब विद कंसिडरेशन के अंदर भी दो चीजें होंगी, जो हम सामान दे रहे हैं या तो वो इन कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में होगा, या तो वो हमारे बिजनेस का पार्ट होगा, या फिर नॉट इन कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस होगा, या वो चीज हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं होगी। और इसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन के अंदर चाहे वो हमारा बिजनेस का पार्ट हो या ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई नहीं बनेगा इस सेक्शन के अंदर, इन सेक्शन 7(1)(a)। आगे जाकर ये बनेगा या नहीं हम आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे, बट अभी तो ये नहीं बनेगा। इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर अगर है तो वो इन सेक्शन 7(1)(a) के अंदर बन जाएगा। नॉट इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में है तो वो सेक्शन 7(1)(a) के अंदर तो नहीं बनेगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा ये सारा समरी देना चाहूंगा कि 7(1)(a) जो सप्लाई का एक सेक्शन एक पार्ट है, उसके अंदर क्या है
कि उसके अंदर बात करी गई है कि सप्लाई गुड्स और सर्विसेज या इन दोनों की कब माना जाएगा। दो पॉइंट आएंगे, या तो हम उसको विद कंसिडरेशन करेंगे या विदाउट कंसिडरेशन करेंगे। अगर विद कंसिडरेशन करेंगे तो या तो वो इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस करेंगे या नॉट इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस करेंगे। अगर इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर हम उसे करेंगे तो सेक्शन 7(1)(a) जो हमने अभी पढ़ा उसके अंदर सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि हमने जो भी ये जो सेक्शन पढ़ा इसके अंदर मेनली टू कंडीशंस थी। सबसे पहले विद कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, जो कि इसने दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी। बट अगर वो नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में होगा, मतलब हमने उससे कंसिडरेशन तो ली बट वो हमारे कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं था, तो वो सप्लाई नहीं बनेगा इन सेक्शन 7(1)(a). उसके बाद अगर विदाउट कंसिडरेशन करेंगे तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी, तो इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इसके अंदर कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस का पार्ट हो या ना हो, हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। बट इन ओनली केस ऑफ सेक्शन 7(1)(a). आगे 7(1) सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। आकर जाकर इसे हम मानेंगे या नहीं, इनमें से किन चीजों को मानेंगे और किन चीजों को नहीं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद 7(1) सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सप्लाई का, वो है सेक्शन 7(1) सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, IOS, जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था। IOS का मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन में हमने इंपोर्ट की होनी चाहिए अपनी सर्विस, मतलब जो सर्विस हमने अपनी प्रोवाइड करी है वो किसी कंसिडरेशन में तो होनी ही चाहिए। तो ये पहली इसकी कंडीशन बन जाती है। वीदर और नॉट इन द कोर्स और FOB फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब सेक्शन 7(1)(b) किसकी बात करता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम सप्लाई के अंदर काउंट कर लेंगे अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दे कि वो कंसिडरेशन में हो, फ्री में ना की गई हो, सर्विस किसी को फ्री में ना दी गई हो। अगर फ्री में दी है हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर कंसिडरेशन में दी है तो उसे हम सप्लाई मान लेंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस में थी या नहीं। तो इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन है, वो है फॉर द कंसिडरेशन। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 की मैंने चीजें लिख ली हैं। तो जो शेड्यूल जो 1 है उसके अंदर क्या है, कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफाई की गई हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन की जाए तब भी सप्लाई मान ली जाएंगी। बेसिकली जो सप्लाई कब मानी जाती है, जब टू कंडीशन सक्सेसफुल हो। सबसे पहली कंडीशन है कंसिडरेशन दी होनी चाहिए, दूसरी फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस। बट शेड्यूल 1 उसका एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन निकल के आता है कि कब कब सप्लाई मान ली जाएगी जबकि वो विदाउट कंसिडरेशन हो। तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। मतलब कि अगर हम परमानेंटली अपने किसी बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दें जिसका हमने ITC ले लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था, तो उन एसेट्स पे हम सप्लाई मान ली जाएगी। हम उन एसेट्स को सप्लाई मान लेंगे और हम उसे GST में काउंट कर लेंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन है, परमानेंट ट्रांसफर। अगर परमानेंट ट्रांसफर हो गई, अगर परमानेंट ट्रांसफर हो गई उसके बाद उसका बिजनेस एसेट होना भी जरूरी है, ITC अवेल हो जाना चाहिए और विदाउट कंसिडरेशन किया गया होना चाहिए। अगर ये चार
अगर ये 4 कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हम उसे सप्लाई में ट्रीट कर लेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा सकते हैं। उसके लिए आगे कुछ और कंडीशंस है वो देखेंगे, बट अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सप्लाई। अगर ये 4 कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती हैं तो वो सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगा और जीएसटी लगने के लिए अवेल हो जाएगा कि उस पर जीएसटी भाई लग सकता है। तो जो हमारी बाकी की एंट्रीज हैं वो है सेकेंड एंट्री, इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगर बिटवीन रिलेटेड पर्संस हुई होनी चाहिए या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच हुई होनी चाहिए इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस। मतलब या तो रिलेटेड पर्संस के अंदर हुई होनी चाहिए या डीम डिस्टिंक्ट पर्संस के अंदर हुई होनी चाहिए इन द कोर्स और फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस, तो हम उसे मान लेंगे कि वो सप्लाई है। इसका एक स्पेशल पॉइंट है जो कि है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बेसिकली ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है ये रिलेटेड पर्सन के अंदर कवर हो जाता है। तो अगर ये रिलेटेड पर्सन के अंदर कवर हो जाता है तो जाहिर सी बात है अगर ये कुछ इन द कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कंसिडरेशन में हो या ना हो, हम उसे मान लेंगे कि वो सप्लाई है। बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के में एक एक्सेप्शन है, एक स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट करता है जो कि 50,000 तक हो एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि अब पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल साल नहीं सॉरी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का ही गिफ्ट देगा तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देना है और उसे ये भी करना है कि वो जीएसटी के अंदर सप्लाई ना बने तो उसको 50,000 से कम तक का ही गिफ्ट देना है। अगर 50,000 से ज्यादा तक का गिफ्ट आता है तो भाई वो 50,000 का जो एक्सेस मतलब पूरा उसे हम सप्लाई मान लेंगे, पूरे 50,000 और सबको सप्लाई मान लेंगे और उसे हम चार्जेबल कर देंगे इन द जीएसटी। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन चाहे वो सेलिंग एजेंट हो चाहे वो बाइंग एजेंट हो। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल तो कोई जो कंपनी है सो है, बट जो उसके प्रोडक्ट बेचते हैं वो एजेंट्स अलग होते हैं और जो उसी प्रिंसिपल उसी ओनर के लिए उसी कंपनी के लिए जो सामान खरीदते हैं जिनको बाइंग एजेंट बोला जाता है वो अलग होते हैं। अगर प्रिंसिपल सेलिंग एजेंट क्या करते हैं, सेल करते हैं उसके गुड्स को, अगर उनको गुड्स ट्रांसफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसमें हम उसे भी सप्लाई मान लेंगे। अगर बाइंग एजेंट जो गुड्स को जिसने खरीदा है अगर वो सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को वही गुड्स तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम उसे भी सप्लाई मान लेंगे। तो थर्ड पॉइंट के अंदर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में है कि गुड्स को हम कब सप्लाई मान लेंगे जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। शेड्यूल 1 का लास्ट आईओएस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं किसी पर्सन से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की गई है एक पर्सन ने, किससे ली है, किसी रिलेटेड पर्सन से। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूं, बाय अ पर्सन, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए सबसे पहले तो ये है। उसके बाद बाय अ पर्सन, एक पर्सन उसे इंपोर्ट करे फ्रॉम, किससे इंपोर्ट करना है हमने, एक रिलेटेड पर्सन हो या फिर एक अदर स्टेब्लिशमेंट हो, एक अदर ब्रांच हो उसी बिजनेस की जो कि आउटसाइड इंडिया स्टेब्लिश्ड है और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तो हम उसे मान लेंगे कि वो सप्लाई में कवर हो गया है चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो। बेसिकली हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये तो पहले से क्लियर है कि ये सारे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं ये विदाउट कंसिडरेशन ही किए गए हैं, तब भी इन्हें हमने मान लिया है कि वो सप्लाई में कवर हो गए हैं। तो बेसिकली एक्सेप्शन है हमारे सप्लाई टॉपिक का। तो आज की वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपको एक क्विक रिवीजन दोबारा करवाना चाहूंगा जो कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 की है। क्या
ए बी सी बेसिकली सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के 3 क्लॉजेज हैं। सबसे पहला क्लॉज ए जो कि बताएगा कि सप्लाई कब कब माना जाएगा गुड्स और सर्विसेज की, वो ये है कि अगर वो कंसिडरेशन में की गई हो इन द कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस हो। अगर ये दो कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती हैं और कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे क्लॉज ए के अंदर। क्लॉज बी क्या बताता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की गई हो चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो बट बाय एनी पार्टी हो फ्रॉम एनी पर्सन हो विदर और नॉट फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब फर्क नहीं पड़ता वो बिजनेस के लिए की गई हो या ना की गई हो, हम उसे तब भी सप्लाई मान लेंगे। और यही जो क्लॉज सी है जिसके अंदर हमने पढ़ा शेड्यूल 1 बताता है उन एक्टिविटीज के बारे में जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी, मतलब जो ये हमारी एक कंडीशन है विद कंसिडरेशन उसको ओवर रूल करती है या फिर हम कह सकते हैं उसका एक्सेप्शन बनती है, वो हमें शेड्यूल 1 बताता है। वो ये है कि वो 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि परमानेंट ट्रांसफर की गई हो किसी चीज, किसी बिजनेस एसेट का इस पे आईटीसी अवेल हो चुका है और विदाउट कंसिडरेशन की गई हो। पैरा 2 बताता है हमें सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर, जिसका हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का 50,000 वाला। पैरा 3 हमें क्या बताता है कि प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल के बीच में कुछ भी सप्लाई होगी गुड्स की फ्री ऑफ कॉस्ट उसे भी हम मान लेंगे कि वो सप्लाई है। जो पैरा 4 है, पैरा 4 क्या बताता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। कोई भी पर्सन कर सकता है, किसी रिलेटेड पर्सन होता है जिसको हम जानते हो या किसी तरह से हमारे से रिलेशन हो उसका, और किसी भी आउटसाइड इस्टेब्लिशमेंट हमारी ब्रांच से इन द कोर्स ऑफ फर्दराइजेशन ऑफ बिजनेस, तो हम उसे दोबारा सप्लाई मान लेंगे। होप करता हूं आपको समझ आया होगा हमारा आज का टॉपिक, और मैंने जाते जाते कि जो छोटा सा मैंने टॉपिक समझाया इसे समरी करवा दिया है। अब जो बाकी का सेक्शन 7 है मैं उसे अब आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा और उसके साथ सेक्शन 8 भी समझाऊंगा और सेक्शन 2 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 करवाते हुए मैं सप्लाई के टॉपिक को खत्म करूंगा। जय हिंद दोस्तों।